फार्मा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम थायराइड हार्मोन एंड एंटी थायराइड ड्रग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखें थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ग्लैंड और हार्मोन से रिलेटेड एक वीडियोज और अपलोड कर रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करके उसके बाद में ये वीडियो देखें। फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई जा रही है कि ये कहाँ पे होती है। यानी इसकी जो पोजिशन रहेगी वो क्लेविकल बोन से ऊपर स्टर्नम के ऊपर की तरफ रहेगी, जो कि सी शेप्ड की होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें थायराइड ग्लैंड के पार्ट्स की, तो सबसे पहला पार्ट रहेगा फॉलिकुलर सेल्स और इसी से आपका रिलीज होता है थायराइड हार्मोन्स। फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे हम T3 बोलते हैं एंड थायरोक्सिन जिसे हम T4 बोलते हैं। इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड में एक और सेल्स रहती है, वो रहती है पैराफोलिकुलर सेल्स जिसे हम सी सेल्स भी कहते हैं और उससे रिलीज होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन जो रेगुलेट करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को। तो फ्रेंड्स, हम जब थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जनरली हम T3 और T4 का ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि यही थायराइड हार्मोन्स है जो कि फॉलिकुलर सेल से ऑब्टेन हो रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन देखें तो T3 को हमने लियोथायरोनिन भी कहा था और इसको हम ट्राई आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। इसी तरीके से T4 को हम थायरोक्सिन या एल थायरोक्सिन भी कहते हैं। T3 इज मोर पोटेंट एंड मोर एक्टिव थायराइड हार्मोन, जबकि T4 लेस पोटेंट होता है, कम पोटेंट होता है, बट मेन सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन T4 ही होता है। फ्रेंड्स, T3 is short acting, so beneficial in emergency situation like myxedema coma। जब कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इसकी पोटेंसी ज़्यादा होने की वजह से और इसका शॉर्ट एक्शन होने की वजह से इसको हम जनरली इमरजेंसी में लेते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, T4 is long acting, so preferred for long term use in hypothyroidism like creatinism, thyroid nodule and adult hypothyroidism। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के बारे में। अगर हम थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस देखें तो ये जनरली 5 स्टेप्स के थ्रू होती है जो कि डायग्राम में 1 बाय 1 दे रखी है। तो सबसे पहली स्टेप देखते हैं जहाँ पे आयोडीन की ट्रैपिंग होती है और उससे हम बोलते हैं आयोडीन अपटेक। इसी तरीके से सेकेंड स्टेज में आपका रहेगा ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन जो कि थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी स्टेप को अगर हम डिटेल देखें तो आयोडीन फर्स्ट टेकन अप इन द follicular cells, iodine is oxidized to form iodinium ion and these ions combine with tyrosine residue of thyroglobulin to form monoiodotyrosine जिसे हम MIT भी बोलते हैं एंड डाईआइडोटायरोसिन जिसे हम DIT भी बोलते हैं। और यही प्रोसेस कहलाता है ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन। यानी टायरोसिन रेजिड्यू के साथ में जब आयोडीनियम आयन कंबाइंड होता है तो MIT और DIT बनाता है और इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेप के अंदर होगा। थर्ड स्टेप देखते हैं हम कपलिंग। फ्रेंड्स, कपलिंग के अंदर DIT कंबाइंड्स विथ DIT टू फॉर्म 3 days 5 days टेट्रा आइडोथायरोनिन। यानी जब कभी भी डाईआइडोटायरोसिन से कंबाइंड होगा तो आपका T4 बनाएगा। इसी तरीके से अगर DIT कंबाइंड विथ MIT यानी कि डाईआइडोटायरोसिन अगर मोनोआइडोटायरोसिन से कंबाइंड होता है तो ये बनाता है आपका 3 days ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे हम बोलते हैं T3 हार्मोन। और ये प्रोसेस हमारा कपलिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रोसेस रहता है आपका स्टोरेज एंड रिलीज एंड लास्ट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके बारे में कि ये DIT से DIT कैसे कंबाइंड होता है और DIT से MIT कैसे कंबाइंड होता है, तो यहाँ पे हम
कपलिंग रिएक्शंस को इजीली समझ सकते हैं, जहाँ पे यहाँ स्ट्रक्चर में दे रखा है MIT से अगर DIT कंबाइंड होता है तो T3 बनता है, और DIT से DIT कंबाइंड होता है तो T4 बनता है। फ्रेंड्स, अगर हम थायराइड हार्मोन के एक्शन की बात करें तो दीज आर केटाबोलिक इन नेचर एंड इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ फैट टू फैटी एसिड्स, यानी ये ब्रेक डाउन का काम करेगा, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं। एंड सेकंड, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करेगा, तो बॉडी के अंदर वीकनेस आएगी और वेट लॉस भी करेगा। फ्रेंड्स, दीज आर कैलोरीजेनिक, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पे फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे वीडियो के अंत में आप उनको भी ओपन करके देख सकें, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड के इम्बैलेंस होने के कारण बॉडी के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म की, यानी अगर थायराइड का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाए तो क्या होगा। फ्रेंड्स, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन लीड्स टू क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन एंड मिक्सोडिमा इन एडल्ट्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पे अच्छे से फोकस करेंगे कि ये चिल्ड्रन के अंदर तो क्रेटिनिज्म करता है और एडल्ट्स के अंदर मिक्सोडेमा करता है, वो भी कब, जब थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके सिम्टम्स एंड इंडिकेशन देखें तो इस हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर पेशेंट के अंदर कोल्ड इनटॉलरेंस जनरेट हो जाएगी, साथ ही साथ उसका मेंटल रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, यानी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, BMR है, वो कम होने की वजह से ये ऐसा होता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर T3 और T4 का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जबकि TSH हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, जबकि T3 और T4 का लेवल घट जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो लियोथायरोनिन इज यूज्ड फॉर मिक्सोडेमा, यानी इमरजेंसी कंडीशन में हम लियोथायरोनिन को यूज करेंगे, वो भी IV इंजेक्शन के द्वारा, जबकि L-थायरोक्सिन इज यूज्ड फॉर क्रेटिनिज्म, थायराइड नोड्यूल एंड एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं अगर थायराइड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म सिचुएशन। फ्रेंड्स, एक टर्म आता है थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, और ये होता है ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज। फ्रेंड्स, ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसे हम थायराइड स्टोन भी कहते हैं, और ये कब होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड का लेवल बढ़ जाता है, और ये ऑटो इम्यून है, इसका मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को इफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडीज टू द TSH रिसेप्टर आर डिटेक्टेड इन ब्लड which bind and stimulate thyroid hormone and produce other TSH-like effect. And due to feedback inhibition, TSH level are low. Feedback inhibition की वजह से TSH का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा, जबकि T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म में एक और कंडीशन आती है, उसे हम बोलते हैं टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, एंड इन दिस इट प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन इंडिपेंडेंट ऑफ TSH। यानी अगर हम इनके सिम्टम्स और इंडिकेशन की बात करें तो इसमें हीट इंटॉलरेंस होगी, यानी पेशेंट को हीट टॉलरेट नहीं होगी, एंजाइटी कंडीशन आ जाएगी क्योंकि उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, ट्रिमर्स, नर्वसनेस एंड एक्साइटेबिलिटी अकर, T3 एंड T4 लेवल इंक्रीज while TSH लेवल डिक्रीज इन ग्रेव्स डिजीज ड्यू टू फीडबैक इनहिबिशन। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग यूजफुल इन हाइपरथायरॉयडिज्म। फ्रेंड्स, these drugs are used to treat overactivity of thyroid gland. अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली क्लास रहेगी ड्रग्स इनहिबिटिंग हार्मोन सिंथेसिस, और इसे हम बोलते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है थायोयूरेसिल डेरिवेटिव्स, जिसमें आपका आएगा प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इसी तरीके से थायोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर आपके एग्जाम्पल रहेंगे मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल। फ्रेंड्स, कार्बिमाजोल इज ए प्रो ड्रग एंड एक्ट्स आफ्टर कन्वर्जन टू मेथिमाजोल। ये बॉडी के अंदर जाके मेथिमाजोल में कन्वर्ट होती है, इसीलिए हम इसको प्रो ड्रग कहते हैं। सेकेंड क्लास देखें हम इसकी तो ड्रग्स इनहिबिटिंग आयोडाइड ट्रैपिंग, यानी इसे हम आयोनिक इनहिबिटर्स भी कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल है थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड फ्लूबोरेट्स।
इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी रहेगी आपकी ड्रग इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज। फ्रेंड्स, दीज आर फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायरॉइड ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल हैं आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। These act as thyroid constipating agent by inhibiting release of T4 and T3। ये T4 और T3 के रिलीज को भी स्टॉप कर देंगे, यानी एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशन करेंगे, जिसकी वजह से थायराइड कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट भी इन्हें हम कहते हैं। फ्रेंड्स, these make thyroid gland shrink in size। Chronic overdose of iodide is called iodism। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपकी कैटेगरी रहेगी वो है फोर्थ क्लास, और उसको हम बोलते हैं डेस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके रेडियो एक्टिव आयोडीन्स, जैसे कि आयोडीन 131, आयोडीन 125 एंड आयोडीन 123, जो कि रेडियो एक्टिव एजेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो ड्रग्स इनहिबिटिंग पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, और उसके एग्जाम्पल है प्रोपेनोलोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिड, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर पेरिफेरली T4 को T3 में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करते हैं। एंड लास्ट एडजुवेंट ड्रग्स, जिसके अंदर आपके एग्जाम्पल रहेंगे बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल, टीमोलोल एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसके एग्जाम्पल है आपके डिल्टियाजेम। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कार्बिमाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन लैक्टेशन, एंड फॉर ऑल अदर पेशेंट मेथिमाजोल इज प्रिफर्ड। इसी तरीके से आयोडीन 131 इज द मोस्ट कॉमनली यूज रेडियो एक्टिव आयोडीन विद हाफ लाइफ 8 days। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें आयोडीन 131 की ही, तो इससे स्लो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और फ्रेंड्स हमें इसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑब्टेन करने के लिए 3 months तक वेट करना पड़ सकता है। It is not suitable for young children and pregnancy, and the disadvantage of iodine 131 is permanent hypothyroidism। फ्रेंड्स, इसके अलावा स्टेबल आइसोटोप ऑफ आयोडीन की बात करें तो वो आपका रहेगा आयोडीन 127, जो कि आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, और रेडियो एक्टिव आपके आयोडीन से रहेंगे आयोडीन 131, आयोडीन 125 एंड आयोडीन 123। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमें बता दूं कि हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 125 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज के द्वारा अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.pharmaconsult.in पर आके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इन मिक्सोडोमा कोमा ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी इज ऑप्शन ए एल थायरोक्सिन, ऑप्शन बी प्रोपाइल थायरोक्सिन, ऑप्शन सी लियोथायरोनिन एंड ऑप्शन डी कार्बिमाजोल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।